दोस्तों नमस्कार। स्वर और व्यंजन के बाद आइए हम लोग सीखते हैं अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह जो तीसरा वर्ण का जो तीसरा वर्गीकरण है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। देखिए, जो स्वर के अंत में स्वर में अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसके बाद अंग और अ की मात्रा आती है। देखिए, अंग की और अ की जो मात्रा होती है, इन्हीं दोनों को बोलते हैं क्या? अंग और अह को अनुस्वार बोलते हैं। इनका जब लेखनी की बात होती है, लेखन में वर्णों में इनको स्वर के रूप में शामिल किया जाता है। एज ए स्वर इनको यूज किया जाता है, तो इन्हें अनुस्वार बोला जाता है। आइए व्यंजन के कुछ और विशेष रूप होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, र को ल, र और वो, इन तीनों को विशेष नामों से, व्यंजन के विशेष नामों से पढ़ा जाता है। तो र को, ल को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। पार्श्विक व्यंजन, ल को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जबकि र को लुंठित व्यंजन, र को लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जबकि व को दंतोष्ट व्यंजन के नाम से, दंतोष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे एग्जाम में। देखिए, लोअर पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि ल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसने 4 एग्जाम्पल दिए थे, दंतोष्ट, लुंठित, पार्श्विक और एक और कोई दे दिया, तो 5। या इसमें से ये भी दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं, यह सभी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ल को पार्श्विक व्यंजन के नाम से, र को लुंठित व्यंजन के नाम से, व को दंतोष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आइए बात करें काकल्य व्यंजन की। काकल्य व्यंजन होता है, इसी को हम दूसरे भाषा में कहें तो दूसरे रूप में उरस्य व्यंजन कहते हैं, या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। उरस्य व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य व्यंजन, देखिए, क और ह को स्वर यंत्रमुखी, यानी इसमें स्वर जैसी स्वर यंत्रियों में ये मुख से निकलते हैं, इसलिए इनको स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहा जाता है या काकल्य व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि जब मुंह से ध्वनि निकलती है तो 2 व्यंजनों के साथ अगर एक स्वर आए, 2 व्यंजनों के साथ एक स्वर आए, डिफिनेशन इसका लिखिएगा कि यदि 2 व्यंजनों के साथ एक स्वर आए, उसे हम बोलते हैं, उस ध्वनि को बोलते हैं संयुक्त ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्यारी। क्यारी, तो क्यारी में देखिए, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये आधा क है, क, य में है य प्लस अ, आधा य प्लस अ प्लस री। तो देखिए, 2 व्यंजन, ये 2 व्यंजन क और य, 2 व्यंजनों के साथ क्या आ रहा है? एक स्वर आ रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। इस प्रकार के शब्दों से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त ध्वनि। बात की जाए संपृक्त ध्वनि, तो संपृक्त ध्वनि यानी कि 2 व्यंजनों के बीच में, 2 वर्णों के बीच में यदि एक व्यंजन आता है, 2 व्यंजनों के बीच में यदि 2 वर्णों के बीच में, वो वर्ण क्या हो सकते हैं? व्यंजन भी हो सकते हैं या स्वर भी हो सकते हैं, या स्वर व्यंजन दोनों हो सकते हैं। तो 2 वर्णों के बीच में यदि एक व्यंजन आए, सिर्फ व्यंजन, स्वर नहीं, सिर्फ एक व्यंजन आए, तो इस प्रकार के ध्वनि को, इस प्रकार के ध्वनि से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो देखिए, संपृक्त ध्वनि क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए
तो कंबल। देखिए क एक वर्ण ये है और ब एक वर्ण है, तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक म, ये एक व्यंजन आ रहा है, अर्ध व्यंजन आ रहा है। तो दो वर्णों के बीच में यदि एक अर्ध व्यंजन आए तो इस प्रकार के ध्वनि को क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो कंबल हो गया, चंबल हो गया, चंपक हो गया, इतने सारे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं इत्यादि। तो ये सब क्या है, संपृक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि। युग्मक ध्वनि की बात की जाए तो देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जिन शब्दों में दो वर्णों का दोहराव हो, जिन शब्दों में दो वर्णों का दोहराव हो, यानी दो वर्ण क्या हो सकते हैं, दो वर्ण दो व्यंजनों का दोहराव हो, ऐसे ध्वनियों को बोलते हैं युग्मक ध्वनि। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो दिल्ली, देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो वर्णों का यानी दो व्यंजनों का दोहराव हो रहा है। 80, देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दो व्यंजनों का। 90, ठीक। छल्ला, एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लीजिए, छल्ला, इसमें क्या हो रहा है, व्यंजनों का दोहराव हो रहा है। दिल्ली, 80, 90, छल्ला, इन ध्वनियों में व्यंजनों का दोहराव हो रहा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं युग्मक ध्वनि बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन से रिलेटेड चीज़ें थी, इसको देख लिया हमने। आइए बात करते हैं इधर की। तो देखिए 3 और वर्गों में हमने व्यंजन को विभाजित किया है। एक पहला है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, यानी इन ध्वनियों का, वर्णों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें, या इन वर्णों से बने हुए शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो हवा नाक से और मुंह से निकलने के आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला प्रकार है इसका अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है कि इसमें नाक से अधिक वायु निकले और मुंह से कम वायु निकले, ऐसे शब्द जिनमें, ऐसे वर्णों से बने हुए शब्द जिनके बोलने पर नाक से यानी नासिका से अधिक हवा निकले जबकि मुंह से कम निकले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, इसका आप डिफिनीशन लिखेंगे कि नासिका से ऐसे वर्णों को बोलते समय, ऐसे वर्णों से बने हुए शब्दों को बोलते समय हवा नाक से अधिक और मुंह से कम निकले तो इस प्रकार के वर्णों को अनुस्वार की श्रेणी में रखा जाता है या अनुस्वार कहते हैं। तो देखिए जैसे चंपक, देखिए चंपक, आप बोलिए ऐसे चंपक, तेज भी बोल दीजिए। तो अगर उसका छोटा प्रतिबिंबित छोटा रूप, अगर स्लो प्रोसेस में उसको देखेंगे तो नाक से वायु ज़्यादा निकली है, मुंह पूरा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, यानी श्वास का जो रास्ता है मुंह से वो क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। जैसे कंपन, ठीक, अंग, अंक, ये सारे क्या हैं, अनुस्वार हैं। इनमें क्या हो रहा है कि मुंह से वायु कम निकल रही है और मुंह की अपेक्षा नाक से वायु क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। यानी जो भी अंग की मात्रा वाले जो भी शब्द हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अंग की मात्रा वाले शब्द, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कह सकते हैं। अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक का मतलब होता है कि इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टा, यानी कि हवा मुंह से अधिक निकले, ऐसे शब्द हम बोलें जिनमें हवा क्या हो, मुंह से अधिक निकले और नाक से कम निकले। इस प्रकार के शब्दों को अनुनासिक की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे सांप, गांव, जैसे ये अंग्रेजी में जैसे अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं तो ये ऊपर
ब्रेटसा, जॉन, ये सब ऊपर की तरफ, ये आसमानी अंक की मात्रा ज़्यादा होती है, आसमानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो भी ऐसे वर्ड हैं, सांप, गांव, ताव, ठीक, आओ, तो इसमें इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, इन सब शब्दों में मुंह से मात्रा ज़्यादा निकल रही है अपेक्षाकृत किसके, नाक से। तो इस प्रकार के शब्दों को बोलेंगे अनुनासिक। डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा कि हवा मुंह से अधिक और नाक से कम निकलती है, तो ऐसे शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। बात की जाए तीसरा निर्नुनासिक की, तो निर्नुनासिक का मतलब ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे शब्द जिनमें नाक से निकलने वाली वायु क्या हो, अवरोध हो जाए। अवरोध हो जाए मतलब बंद हो जाए, सिर्फ मुंह से ही निकले। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आप बोल के देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे। अब और देखिए, जाइए, लीजिए, पाया, गया, निकला। ये सारी चीज़ें क्या हैं, निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक का मतलब कि हम जो भी ध्वनि निकल रही है सब मुंह क्या निकल रही है, मुंह से निकल रही है। नाक का जो हवा का जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो गया है, यानी नाक से हवा नहीं निकले। देखिए, आप नाक को बंद करके भी आप बोल सकते हैं। आप एकदम शुद्ध, आप शुद्ध वर्ण निकाल सकते हैं, एकदम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं नाक को अगर बंद करके। आप, जाइए, लीजिए, एकदम नाक को आप बंद करके बोल रहे हैं। तो इन प्रकार के वर्णों को क्या बोलते हैं, वर्ण से बने हुए शब्दों को निर्नुनासिक कहते हैं। तो हमने 3 चीज़ें सीखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये 3, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे। अब देखते हैं वायु की मात्रा निकलने के आधार पे, यानी वायु मुंह से कितनी निकलती है, उसके आधार पे 2 वर्गों में हमने डिवाइड किया है। तो देखिए, अल्प प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। प्राण का मतलब वायु, अगर वायु न रहे तो हम श्वास कैसे ले पाएंगे, यानी प्राण का होना यानी वायु का होना। तो प्राण का मतलब वायु से है। और अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। जिन शब्दों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकले, उन्हें हम कहते हैं, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका डिफिनीशन लिखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकले, ऐसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं, इसको आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वायु की मात्रा कम निकले, वायु की मात्रा कम निकले, वायु की मात्रा जिनसे कम निकले, ऐसे वर्णों को अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, प्रत्येक वर्ग का, अब वर्ग कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे हम लोग। प्रत्येक वर्ग का 1 2 3, यानी प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का और पवर्ग का। 1 2 3 यानी क ख ग, च छ ज, ठ ट ठ ड। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने जब स्पर्श व्यंजन बता रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसका स्थान चेंज हो गया था। ड का और ढ का, हमने ड की जगह पे ढ को लिख दिया था और ढ की जगह पे ड को लिख दिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो देखिए, टवर्ग का ट ठ ड, त थ द, प फ ब, यानी 1 2 3, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं,
य, र, ल, व। अब यानी देखिए र, ल, व, ल को पार्श्विक, र को लुंठित, व को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, और इन सभी को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब अर्धस्वर है। तो प्रत्येक वर्ग का 1, 2, 3 प्लस अंतस्थ व्यंजन, 1, 2, 3 प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए महाप्राण। महाप्राण का मतलब वायु की मात्रा अधिक निकले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायु की मात्रा अधिक निकले। प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 प्लस ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से अधिक निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ग हैं, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनमें जो महाप्राण की कैटेगरी में, श्रेणी में आते हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ग का 2 और 4, 2 और 4 मतलब ख, छ, ठ, थ और फ। प्रत्येक वर्ग का ये, और 4 घ, झ, ढ, ध, भ, ये सारे क्या हो गए, महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, ख मूर्धन्य, स और ह। ठीक है। देखिए ह को हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य व्यंजन यानी स्वर यंत्र मुखी या उरस्य व्यंजन, यहाँ पे लिखा है काकल्य व्यंजन, क और ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब वायु की मात्रा कम निकले, महाप्राण का मतलब क्या है, वायु की मात्रा ज़्यादा निकले। आते हैं स्वर यंत्रियों में। श्वास के कंपन के आधार पर जब जिन कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय जो स्वर यंत्री हैं उनमें जब श्वास निकलता है तो क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन क्रिएटेड व्हेन वी पंक्चुएट द अल्फ़ाबेट। एक वाइब्रेशन निकलता है जब हम अल्फ़ाबेट्स को, वर्णमाला को, वर्णों का उच्चारण करते हैं तो एक कंपन निकलता है। इसी के आधार पे हम लोग 2 रूपों में वर्णों को विभाजित किया गया है, तो अघोष और सघोष। देखिए घोष का मतलब ही होता है क्या, श्वास में कंपन। बोलते समय श्वास में कंपन को ही क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। तो अघोष और सघोष। अघोष का मतलब कंपन क्या हो, अघोष का मतलब कंपन न हो। जिन वर्णों को बोलते समय स्वर यंत्रियों के में श्वास का कंपन न हो उनको बोलते हैं अघोष। और अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 यानी जो महाप्राण है, महाप्राण। अब महाप्राण में देखिए क्या है, महाप्राण में सभी, अल्प प्राण की बात करें तो इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, अल्प प्राण में सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। सभी स्वर यानी अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई या दीर्घई, हर्षई, दीर्घई ऐसे भी बोलते हैं। हर्षई, हर्ष ई, दीर्घई, हर्ष उ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, ये सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। यानी इनको बोलते समय मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है। अब अघोष में देखिए प्रत्येक वर्ग का 2 और 4, यानी देखिए प्रत्येक वर्ग का 2 और 4। महाप्राण जो हैं वो क्या है, अघोष भी हैं। महाप्राण अघोष भी हैं। यहाँ पे आप कंपेयर करिए, तुलना करिए कि प्रत्येक वर्ग का 2 और 4। अब इसमें भी क्या है, प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 यानी सभी अघोष क्या है, महाप्राण भी है। अब प्लस श, मूर्धन्य स और स, यहाँ भी मूर्धन्य स और ह, बड़ा सा मूर्धन्य स और स। तो ये सारे क्या हैं, जितने भी अघोष हैं सब क्या हैं, महाप्राण है। तो महाप्राण और अघोष में क्या अंतर है, केवल ह का अंतर है। ह इसमें जो काकल्य व्यंजन ह है वो इसमें नहीं रहेगा। तो प्रत्येक वर्ग का 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 क्या है, अघोष हैं। प्लस श, बड़ा सा, मूर्धन्य स और छोटा सा। इसके बाद
सघोष की बात करते हैं। सघोष में प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस ह, इसमें का जो बचा हुआ ह और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं क्या हैं, सघोष हैं। यानी कि इन वर्णों को बोलते समय स्वर यंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। इनमें जब श्वास का कंपन होता है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5, यानी यहाँ से ये सभी 3 ग घ अंग ज झ। अब ये बोलते समय क्या हो रहा है, श्वास का कंपन हो रहा है, हल्का सा वाइब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा तेज नहीं, हल्का सा वाइब्रेशन, कंपन हो रहा है। प्लस य र में भी क्या हो रहा है, र बोलिए तो हल्का सा वाइब्रेशन होता है, ल व ह, ठीक। लेकिन वही ख बोलते समय कोई वाइब्रेशन नहीं, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। इसके साथ साथ जो सभी स्वर हैं अ आ ई उ, तो इनमें भी क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो ये था आपका वर्णमाला। यहाँ पे वर्णमाला समाप्त हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ और विविध होगा तो हम एक छोटा सा लेक्चर लेके आपको बता देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके कमेंट्स के ऊपर। लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए। प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं आया तो डिसलाइक भी करिए और हमें कमी बताइए कि कहाँ पे कमी रह गई थी। बाकी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे, सब तथ्य यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया है। अब आप इसका एक नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जो मैंने बोला है, जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बोला और वो जो यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी। अब देखिए अल्प प्राण का डेफिनेशन हमने बोल के लिखवाया है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, धीरे धीरे उसको लिखिए। बाकी सारी चीज़ें बोर्ड पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी बुक्स का सहारा लेके बुक्स को भी पढ़िए। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपी लोअर पीसीएस में पूछे जाते हैं, एसआई के एग्ज़ाम में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम में, टीटी के, सीटेट के एग्ज़ाम में और बीएड वगैरह के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लेखपाल बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कानूनगो के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूपीपीसीएल की जो अभी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है उसके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पता है तो इसी से उनके हो सकता है कि 2 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं या 25 क्वेश्चन, मुझे शायद उम्मीद है कि 15 क्वेश्चन मिनिमम होंगे ही। तो 15 क्वेश्चन में आपके 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ इस 2 लेक्चर से, एक ये लेक्चर और इसके पिछला वाला लेक्चर, पहले और दूसरे लेक्चर से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप सभी लेक्चर्स को न देखें, सिर्फ 2 लेक्चर्स को देखें तो आप 5 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए और अपने घर में रहिए। बाहर काफ़ी ज़रूरत हो तो निकलिए। धन्यवाद, जय हिंद।